पहले डालते हैं। हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बिल्कुल अंतिम जो इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड, उसके हम बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लिविंग की फंडामेंटल फीचर क्या है, लिविंग के डिफाइनिंग फीचर क्या हैं। हम क्लासिफिकेशन भी देख चुके हैं और क्लासिफिकेशन के बाद जो क्लासिफिकेशन की जो आवश्यकता होती है, क्लासिफिकेशन की जो नीड होती है, क्लासिफिकेशन का जो पर्पज होता है, उसको देखते हुए सारा हम क्लासिफिकेशन करने में जो एड जो होती हैं, यानी कि जो टेक्सोनॉमिकल जो एड्स हैं, हम आखिर उस पर हम अब बात करेंगे। तो जो पिछली कक्षा थी, हमने पिछली कक्षा में जितने भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की थी, टेक्सोन है वो, टेक्सोन पर हम पूरी बात कर चुके थे। उसमें हम एक बार थोड़ा सा बता दें आपको कि किंगडम से लेकर और स्पीसीज तक जो ये 7 स्टेप हैं, जो टेक्सोनॉमिकल जो 7 स्टेप हैं, किंगडम है, उसके बाद डिवीजन है, उसके बाद फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, जीनस और स्पीसीज, जितने भी हैं इनको बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। और एक एक कदम इसका रहता है। तो जो एक एक कदम जो रहता है इसका, ये एक एक जो किंगडम है, फिर उसके बाद तो देखेंगे कि जो किंगडम होता है उसमें जीवों में सिमिलरिटी कम दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हम स्पीसीज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं उसमें सिमिलरिटी ज़्यादा दिखाई देती है। तो इससे क्या है कि हम जब क्लासीफाई कर देते हैं किसी भी जीव को, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, जब हम क्लासीफाई करने के बाद अंतिम जो उसकी जो टेक्सॉन है, टेक्सॉन लेवल पर जब हम जाते हैं, अंतिम जो उसका जो पद है, जो स्टेप है, जो हायरार्की जो स्टेप है टेक्सोनॉमी का, स्पीसीज, तो स्पीसीज लेवल पर देखते हैं कि स्पीसीज में जितने भी जीव हैं वो सारे क्या हैं, वो एक जैसे हमको दिखाई देते हैं। और वो सारे जीव दिखाई देते हैं तो उनको मिलाकर हम वंश बना देते हैं, और उस वंश में बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं। तो ऐसे वंश जो होते हैं उनमें आपस में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाते हैं तो स्पीसीज से किंगडम के जो एनिमल हैं सारे, उन आपस में बहुत सारी सिमिलरिटी भी होती है, पर डिससिमिलरिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम में कोई भी बहुत सारी स्पीसीज आएंगी, तो वो स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज जो रहेंगी, तो ये तो कोई गारंटी नहीं है, वो अपने वंश की जो स्पीसीज रहेंगी, अपने जीनस की जो स्पीसीज, उनसे ज़्यादा समानता शो करेंगी, अदर उनसे समानता बहुत कम शो करेंगी। तो वो अंतर, उसमें फ़र्क बढ़ता चला जाता है किंगडम लेवल पर जाते समय, ठीक है। अब हम जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो हमारी टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी की सहायता के लिए देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जिससे हम जीवों को जो है उनका क्लासिफिकेशन कर सकें। क्लासिफिकेशन करने के हिसाब से उनको हम अलग अलग ग्रुप में रख सकें। इसके बावजूद भी अब क्योंकि दिन पर दिन जो है लगभग 10,000 प्रजातियों की खोज हर साल जो है की जा रही है, अब इतनी संख्या में प्रजाति खोजी जा रही हैं, तो उसको हम इतने बड़े स्केल पर जाकर सबकी स्टडी करना तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन हम किसी किसी ग्रुप में से यदि कुछ स्पेसिमेन रख लें तो हम क्या करेंगे कि हमको स्टडी में बड़ी सहूलियत मिलेगी, बड़ी जो आसानी रहेगी, ठीक है। तो ऐसी टैक्सोनॉमी करने के लिए कुछ ऐसी एड्स हैं, ऐसी कुछ सहायक सामग्री हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनको यूज करके, जिनको हम जो है सहायता लेकर हम टैक्सोनॉमी को कर सकते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी में एड्स करती हैं, जो हेल्प करती हैं, जो सहायता देती हैं, उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। और जो टैक्सोनॉमिकल जो एड हैं वो कई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्बेरियम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हर्बेरियम। बहुत सारी प्रक्रिया जो हैं बहुत सारे जो है तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में कौन सी है, एक हर्बेरियम है। हर्बेरियम का मतलब क्या है, हर्बेरियम का मतलब देखो मेरी बात सुनो, जैसे एक फैमिली है, क्या है, एक फैमिली है, तो एक फैमिली मान लो हमने ले ली सोलेनम जीनस ले लिया, सोलेनेसी फैमिली का सोलेनम जीनस ले लिया, और सोलेनम जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हैं। सोलेनम निग्रा है ना, मकोई वाली, सोलेनम ट्यूबरोसम है ना। तो हम क्या करेंगे, एक पौधे को, एक स्पीसीज के पौधे को हम वहां से उखाड़ लेंगे और उसको छाया में एक सीट होती है, हर्बेरियम सीट, उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है 11.5 चौड़ाई उसकी और 16.5 इंचज उसकी लंबाई होती है।
तो देखो जैसे क्या होता है, मैं आज लाना भूल गया, एक ये सीट रहेगी, एक ये सीट रहेगी, इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 16.5 इंचज, ठीक है, और लंबाई रहेगी इसकी 11, चौड़ाई रहेगी इसकी इतनी इंच। तो हम क्या करेंगे, एक मान लो कोई पौधा है, ठीक है, तो पौधे को जड़ सहित ले आएंगे उखाड़ के, क्योंकि जब हम पौधे का क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमने बात की थी ना कि हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ साथ उसके जितने भी वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर सब पर हम चर्चा करते हैं, सब पर हम पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम सीड जो होती है उस पर हम क्या करते हैं, पौधा ले आते हैं। ये पौधे को बड़ा पौधा है तो उसको कोई पार्ट ले लेंगे, ठीक है, लेकिन सही वो रहता है कि छोटा पौधा होगा तो उसकी हमने जड़ सहित उखाड़ लेंगे, उसको थोड़ी देर छांव में रख देंगे। जब जमीन से अलग हो जाएगा, जब जमीन तो थोड़ा सा मुरझाया सा हो जाएगा, उसको ठीक ठाक सीधा करके हम इस पर रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद क्या करेंगे, हर्बेरियम सीट कैसी होती है मैं बताऊँ आपको। हर्बेरियम जो सीट होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है, ये मानो ये पेपर दिख रहा है, इस पे इसकी 11.5 इंच चौड़ाई होगी और 16.5 इंच लंबाई होगी, ऐसा होगा, और पेज थोड़ा हार्ड होगा, सख्त होगा, ठीक है। और यहाँ इतने पेज में, यहाँ ये जो है हमारा ये जो पेज है, इस पेज में यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा, समझ रहे हो ना, इस पौधे का डिस्क्रिप्शन होगा। क्या डिस्क्रिप्शन होगा इसका, किस तारीख को इसको हमने कलेक्ट किया, इसका लोकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसकी जो है फैमिली क्या है, समझ रहे ना, इसको लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, किसने ये कलेक्ट किया, कहाँ से ये लेकर आए उसको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है, इसमें डेट डली हुई होती है, ऐसे करके इसका थोड़ा सा एक सूक्ष्म जो इसका विवरण होता है पौधे का, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पौधा जो है इस पर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कैसे करते हैं, पौधे को लाए और पेपर पर रखा, पेपर रखने के बाद बहुत भारी सी बुक वगैरह जो रहती है, सेल्फ अलमारी जो होती है, उस पेज जो किताबें होती हैं उस किताब में इसको लगा के ऐसे पौधे को बीच में लगा के इसके, और ऐसे करके इसे थोड़ा वजन रख देती है, तो ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है ना, चिपक जाएगा और प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैट लाना भूल के मैं दिखाता रियल कैसा होता है। तो पूरा जो असली पौधा होता है वो जो कि तो इस पर वो रहेगा। अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं, कहाँ स्टडी कर सकते हैं, अपनी लैब में कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में कर सकते हैं, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में उस पर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम के बाद फिर अगला है बॉटनिकल गार्डन। क्या है, एक तो तरीका ये था कि हम इसको जो है पौधे को पूरा ड्राई करके कंप्रेस करके दबा के उसको सुखा के रख लें अपने पास। एक तो तरीका ये है स्टडी करने का, ये स्टडी का पर्पज है बस, है ना। दूसरा क्या है भाई, दूसरा हमारा बॉटनिकल गार्डन। क्या है, बॉटनिकल गार्डन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हर्बेरियम थी, हर्बेरियम हमने ड्राई स्पेसिमेन रखा था, सूखा स्पेसिमेन रखा था, सूखा नमूना रखा था। लेकिन बॉटनिकल गार्डन में क्या करते हैं हम लोग, बॉटनिकल गार्डन मान लो हमने पौधा लगा रखा है, हमने एक पौधा लगा रखा है किसी गमले में, ठीक है, हमने गमले में पौधा लगा रखा है। तो ये जो पौधा लगा रखा है, इस पौधे को पत्तियां होगी इसकी, ठीक है। अब इसका यहाँ एक पट्टी लगा देंगे, इस पे ऐसे पट्टी लगा देंगे। इस पौधे का जो हमने डिस्क्रिप्शन उस पर किया था, उसमें लिखा था ना इसका नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, ऐसे ही छोटा सा लगा देंगे। जब देखो कहीं आप जाएंगे किसी भी बॉटनिकल गार्डन में, जब जाएंगे, जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया में होते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में जो है पौधे की वो पाई जाती है। कभी आपने ताजमहल को गया है, जब आप किसी गार्डन में जाओगे तो वहाँ पौधे रहेंगे, पौधों के ऊपर पट्टी लगी हुई होगी, उस पर लिखा होगा लोकल नेम, लिखा होगा उसका क्या नेम है। जैसे मान लो नींबू का पौधा है, तो नींबू का जो पौधा लेमन, ये मौसमी का पौधा है तो मौसमी, है ना। जो लोकल नाम उसका रहा होगा उसको लिख देंगे, उसका बॉटनिकल नेम लिख देंगे, है ना। सिट्रस मैक्सिमा या जो भी कुछ है,
अलग अलग इसकी प्रजाति है ना, सिट्रस फैमिली का कोई पौधा रहेगा, उसकी फैमिली लिख देंगे, रूटेसी। तो ऐसे छोटा सा उसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अब आप जो एक बार गार्डन में घूम लिए, आपको बहुत सारे पौधों के बारे में वैसे ही अध्ययन हो जाएगा, उसके नाम डिस्क्रिप्शन दे रखा उससे हो जाएगा, और प्लस उसकी पहचान, जैसे फूल कैसे, इसकी पत्तियां कैसी, इसकी टहनियां कैसी हैं, है ना, ये झाड़, ये हर्ब है, श्रब है, क्या है, उसकी पूरी स्टडी हो जाएगी। तो एक तरीका ये अध्ययन के साथ साथ ये प्रिजर्व भी रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। चलिए अगला है बायोलॉजिकल म्यूजियम। अगला क्या है? बायोलॉजिकल म्यूजियम। आप लोग जो लोग इंटरमीडिएट की लेबोरेटरी में जाते होंगे, या जो ग्रेजुएशन में या जब अपने पीजी कॉलेज में जा रहे होंगे, तो वहां आपको बहुत सारे असली जो है पौधे या जानवर उसमें दिखाई देंगे। घोंगा हो सकता है, केंचुआ हो सकता है, मेंढक हो सकता है, छिपकली हो सकती है। एक द्रव रहता है, जार कंटेनर जैसा रहता है ना, उसमें कंटेनर जैसा रहता है, जार जैसा रहता है कांच का, उसमें भरे रहते हैं। पौधों के भी हो सकते हैं, जैसे मान लो जो दुर्लभ प्रजातियां हैं या जो सबकी रीच में नहीं, जो पहाड़ों में पाई जाती हैं, कौन जो होते हैं, पाइनस वगैरह के, चीड़ वगैरह के, जो साइकस वगैरह के जो कौन रहते हैं, उनको भी उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि बच्चों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें देखने, यहीं देख लेंगे भाई ये साइकस का कौन, थ्योरी हमने किताबों से पढ़ ली, उसके जो स्पेसिमेन है ओरिजिनल, वो हम ऐसे देख लेंगे। एक छिपकली है हेलोडर्मा, बड़ी वही एकमात्र पॉइजनस है, वही एकमात्र जहरीली छिपकली हेलोडर्मा, वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई, अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती थी, ठीक है। अब हमको असली कहाँ से मिले? तो उसके वो मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, तो जीवाश्म को उठा के हम लोग जो अपने उसमें म्यूजियम में रख लेते हैं। किसी भी जानवर की हड्डियों को वहाँ रखा जा सकता है, जैसे पक्षी की हड्डियाँ कैसी होती हैं, खरगोश की हड्डियाँ कैसी होती हैं, या फिर और आप देखोगे कि ये जो बड़े रेप्टिलियंस थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, डायनासोर वगैरह, इनकी हड्डियों को जो प्रिजर्व कर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, ये सारे के सारे क्या है, म्यूजियम है। उसके ऑस्ट्रिच के अंडे, स्टडी के पर्पस से तो हम इनको रखते हैं, तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, बायोलॉजिकल म्यूजियम। अच्छा, बड़े जानवर हो तो कभी कभी क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे कोई जानवर, बड़े जो जानवर होते हैं, जैसे शेर है या भेड़िया है या जो भी है, जिसको शीशे में नहीं रखा जा सकता, तो क्या करते हैं, वो डेथ होगी उसकी, डेथ होने को जो उसकी खाल होती है, सेम जो भी थी, उसमें भूस वगैरह भर के या कुछ ऐसा पदार्थ भर के उसकी बिल्कुल सेप वही दे देते हैं। इसको बोलते हैं स्टफिंग करना। तो स्टफ करके उसकी ओरिजिनल सेप जैसे रहते है उसको रख देते हैं शीशे में लगा के, ताकि लोग देख सकें। हाँ, शीशा आपको ऐसा लगेगा कि ये असली है। आप लखनऊ में जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ स्पेसिमेन दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। वहाँ बहुत सारे स्पेसिमेन हैं, वहाँ देखेंगे आपकी जंगली बिल्ली, या वो ओरिजिनल तो है ही है वहाँ, उसके बावजूद कुछ जो जानवर वहाँ असली जानवर नहीं है, उनके जो म्यूजियम है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है ना। और जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है, इसमें हर प्रकार के जानवर होंगे। यदि वो छोटे हैं तो उनको हम फॉर्मेलिन में डालकर शीशे के जो बर्तन होते हैं, कंटेनर होते हैं, जार होते हैं, उसमें रख लेंगे। यदि बड़े हैं तो उनको हम स्टफिंग करके रख लेंगे, और बड़े हैं तो उनकी हम जो स्केलेटन वगैरह उसकी स्टडी पर्पस से उनके स्केलेटन को हम उसको प्रिजर्व कर रखते हैं, ठीक है ना। कीड़े जो होते हैं, कीड़े मतलब इंसेक्ट जो होते हैं, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको रखा जाता है बॉक्सेस में। बॉक्सेस में कैसे? जैसे कोई बॉक्स है, मैं कैसे बॉक्स बताऊँ आपको, कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। तो बॉक्स जो रहेगा, उस बॉक्स में उनको मार लेंगे। क्या कर लेंगे? उनको मार लेंगे। मारने के बाद हम उसको पिन कर करके, क्या कर करके, पिन लगा के उसमें सेट कर लेंगे। उनका अध्ययन कर लेंगे कौन किसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, और ऐसे कर करके उनको हम डिब्बे में रख देंगे, ठीक है। तो जब भी देखना वो खोलेंगे, जो भी नया जीव है उसके साथ उसकी स्टडी कर करके रख लेंगे। तो ये भी जो बायोलॉजिकल म्यूजियम में आती है, ठीक है ना। अच्छा, एक है जूलॉजिकल पार्क। क्या है? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है बताओ? जूलॉजिकल पार्क का क्या मतलब? जूलॉजिकल पार्क का मतलब ये है कि वो पार्क, वो जगह जहां पर जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह रखा जाए। जितने भी चिड़ियाघर हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? जूलॉजिकल पार्क ही तो बोलते हैं।
वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क लखनऊ, आप जाकर देखना। तो जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं बच्चों, जूलॉजिकल पार्क में हम जानवरों को उनके हैबिटेट के हिसाब से रखते हैं। जब आप कभी जाओगे तो शेर के लिए वो बांध जैसी बना देंगे, उसमें पेड़ लगा देंगे, है ना, उससे खाना ऊपर से सप्लाई करते रहेंगे, वो उसी में रहेगा, घूमने के लिए फिरने के लिए पूरा एकदम पेड़ वेड़ सब कुछ ऐसे वेल मेंटेन रहेंगे। पानी की उसके लिए व्यवस्था गुफा जैसी बना देंगे, वहाँ से पानी आता रहेगा, पानी पिएगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा अपनी गुफा में, है। बिल्ली है, बिल्ली को जो है शौक होता है उस पर चढ़ने का, पेड़ों पर, ऐसी जगह उसको बिल्ली का ऐसा हैबिटेट बना देंगे। मछलियाँ रहती हैं तो मछलियों के लिए समुद्र जैसा बना देंगे, मतलब जलाशय जैसे, तालाब जैसा बना देंगे। बत्तख है, बत्तखों के लिए तालाब जैसा बना देंगे, उसमें मछलियाँ छोड़ देंगे उनके खाने के हिसाब से, कैसे कैसे क्या क्या खाती हैं। मगरमच्छ हैं, उनके लिए अलग तरीके से, कछुआ उनके लिए अलग जलाशय जैसी गड्ढे जैसे बना देंगे। तो उनको ऐसा ही माहौल दे देंगे जैसा कि वो है। अब हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो दो फायदे हैं इसके, एक तो हमें पूरे जंगल में नहीं घूमना पड़ेगा, दूसरी बात जो एंडेंजर्ड प्रजाति हो रही है कि अब इन पर तो खतरा हो ही रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या होता है कि मनुष्य ने जो है ना, प्रकृति का जो बैलेंस जो सिस्टम था, जो नेचुरल जो हैबिटेट था प्रकृति ने जो बना रखा था, वो बड़ा बैलेंस था अपने आप में। बैलेंस मतलब कोई भी जीव भूखा ना रहे और कोई भी जीव अपनी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ा ना पाए। प्रकृति ने सबको बैलेंस करा, जितना भोजन रहेगा उस हिसाब से पौधे, उस हिसाब से जंतु बन रहेंगे, और ज़्यादा रहेंगे तो वो खत्म करती रहती है अपने आप ही, ठीक है ना। प्रे के पीछे प्रेडेटर वाला कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। पहले ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर सारे जो हिटोट्रॉप्स हैं, हिटोट्रॉप्स में सबसे पहले हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स के पीछे कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स हैं, उसके बाद फिर डिट्राइवोर्स हैं, अपमार्जक हैं, डिकम्पोजर है, ठीक है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, कुछ पैसों की वजह से इस पूरे प्रकृति के जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ना, हमारा जो हमारा एनवायरमेंटल जो बैलेंस है, उसको एकदम बिगाड़ के धर दिया। तो हमारे जो जंगली जानवर हैं, इतनी इंडस्ट्री खोल डाली, इतना जो है जो जंगल थे सबको काट काट के जो है रहायशी कॉलोनी बना डाली, है ना, इतने छोटे छोटे हाईवे बना डाले, तो उससे जो नेचुरल हैबिटेट था जंतुओं का, वो क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, ठीक है ना। एक तो उस वजह से, दूसरा यूज ऑफ पेस्टिसाइड। मेरी बात सुनो, यूज ऑफ पेस्टिसाइड से क्या हो रहा है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड से कि पेस्टिसाइड की जो कंसंट्रेशन है वो जो हम खरपतवार पे जो लगाते हैं उसमें होती हुई हम लोगों तक आती जा रही है, जानवरों तक आती जा रही है। और जानवरों तक आने का मतलब ये है कि उनके शरीर में उस पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि उन्हें बहुत सारी बीमारी होती जा रही है, उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम वो फेलियर होता जा रहा है, वो अनसक्सेस होता जा रहा है, वो इतना मतलब वो है कि वो सफल ही नहीं हो पा रहे हैं। उनके जो अंडे हैं जीवों के, चिड़ियों के, जितने भी ये बड़े जो पक्षी हैं उनके भी, उनके अंडे का जो खोल है वो थिन होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। जैसे वो एग लेइंग करते हैं, जैसे वो अंडे देते हैं, वो 2-4 बार फूट जाते हैं, उनको बच्चे डेवलप नहीं होते। अब ऐसे लगातार होता चलता रहेगा तो जनसंख्या अपने आप डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये है जंगली जानवर, उनमें बहुत सारी बीमारियां होती भी जा रही हैं। अब हम उन पर स्टडी तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो दो तरीके से, एक तो जो हमारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, एक तो उस वजह से उनका हैबिटेट ह्रास हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हमने पेस्टिसाइड इतने छिड़क दिए, खा तो वही रहे, इस वजह से जितने सांप थे धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड हमने छिड़क दिया है कि सांपों के अंडों में जा जाकर सांपों के अंडे को एकदम वो सेल थिनिंग कर दे रहे हैं, सांप के बच्चे ही नहीं बन पा रहे हैं, सांप के टिश्यू में इतनी वो हो रही है कि उनको जो खुद वो हार्ट अटैक होकर मौत हो रही है। अब हम उनकी स्टडी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन सांप धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा सांप होते थे, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो जूलॉजिकल जो पार्क है, ये उसको कहीं ना कहीं थोड़ा किसी हद तक बचाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस पर है, जो हमारा एनवायरमेंटल जो सिस्टम है, जो बायोलॉजिकल जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है, इको जो सिस्टम चल रहा है, जो लिविंग और नॉन लिविंग भी जो इंटरेक्शन है वो, और प्लस जो लिविंग और लिविंग भी जो इंटरेक्शन है वो वेल मेंटेन रहे। तो जूलॉजिकल पार्क उसके लिए भी एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जूलॉजिकल पार्क में हम बहुत सारे जंतुओं की स्टडी हम कर सकते हैं, ऐसी बॉटनी में पौधों की हम कर सकते थे, जंतुओं के लिए हम जूलॉजिकल पार्क में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद की, इसके बाद क्या है, कीज है। कीज का क्या मतलब है, बताएगा कोई? की का मतलब क्या है? कुंजी। हाँ, कुंजी का मतलब ये है, मेरी बात सुनो, मैं जब बता रहा था आपसे, जब क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, मैं बता रहा था कि मैं आपके सामने की में क्या होता है, दो कंट्रेक्स्ट करैक्टर होते हैं, दो विपरीत करैक्टर होते हैं, और उनसे हमें हर स्टेप पे आगे बढ़ते चले जाना। मेरी बात सुनो, मैं आपके सामने एक जीव का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं आपके सामने जीव का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप उसका नाम बताना। एक जीव है,
उसकी हाइट है 5 फुट। कितनी हाइट है? 5 फुट। और लंबाई उसकी 6 फुट। ऊंचाई कितनी है? 5 फुट और लंबाई कितनी है? 6 फुट। उसके अब आगे चलने के बाद क्या होगा? यहां मैंने बता दिया एक जीव है, तो आप क्या कहोगे? भाई घोड़ा भी हो सकता है और बैल भी हो सकता है, नीलगाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है ना। तो इसमें मान लो हमने घोड़ा और बैल ही मान लिए। अब मैंने कह दिया आपसे कि उसमें सींग नहीं है, उसमें सींग नहीं है, तो आप बैल को तो हटा दोगे, एकदम बिल्कुल हटा दोगे ना। अब क्या रह गया? घोड़ा, है ना। तो ऐसे जो दो कंट्रास्ट कैरेक्टर हैं और एक स्टेप से जब हम अगले बढ़ जाते हैं इसको बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड। ऐसे कैरेक्टर मिलते चले जाते हैं। देखो दोबारा समझो, मैंने आपसे कहा कि एक जानवर है, उसकी हाइट है, वो अननोन है, हम उसको जानते नहीं है। आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि जैसी काम करती है। उसकी हाइट है 3 फीट। कितनी हाइट है? 3 फीट। और लंबाई कितनी? 4 फीट। ये है। उसके बहुत लंबे लंबे 2 कान नीचे लटक रहे हैं। ठीक है। आपने देखा कि कुत्ता भी हो सकता है, जब 3 फीट हाइट बताई और 4 फीट मैंने उसकी लंबाई बताई, तो आप कहेंगे ये बकरी भी हो सकती है और ये कुत्ता भी हो सकता है। फिर मैंने कहा कि उसके 2 थन हैं और उसके सींग भी हैं। आप कहोगे कि यार ये या तो भेड़ हो सकती है या ये बकरी हो सकती है। फिर मैं कहूँगा आपसे कि उसके शरीर पर बहुत जैसा रुई जैसा लगा हुआ है, तो आप बकरी वाले ऑप्शन को छोड़ दोगे, किसके पास चले जाओगे? किसके पास चले जाओगे? भेड़ के पास चले जाओगे। ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं कीज। क्या बोलते हैं? कीज। और हर स्टेप को बढ़ने को बोलते हैं लीड करना। ठीक है। तो ये थी हमारी कीज। चलिए फिलोरा। फिलोरा का क्या मतलब है? कोई बताएगा फिलोरा? फिलोरा का मतलब है एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली पूरी वेजिटेशन। हाँ, वनस्पति। कोई एक एरिया है, उस एरिया में पाए जाने वाली जितनी भी वनस्पति है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोरा। और कोई भी एरिया है उसमें पाए जाने वाले सभी जंतु हम क्या बोलते हैं? फौना। क्या बोलते हैं? फौना। ठीक है। तो ये फिलोरा क्या है? फिलोरा किसी पार्टिकुलर एरिया की पाई जाने वाली सारी क्या है? वनस्पति है। और देखो अलग अलग फिलोरा में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का फिलोरा पाया जाता है। देखो जम्मू कश्मीर या रूस साइड में जितना बढ़ोगे ठंड के इलाकों में, वहां के पौधे अलग मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में चीड़ के पौधे मिलेंगे आपको। उनकी जो पत्तियां चौड़ी नहीं होती, कांटे जैसे सुई जैसी होती हैं, ग्रीन होती है, एकदम बिल्कुल ग्रीन, बहुत सुंदर लगती हैं। सुखाकर उनको जलाएं तो बड़ा उसमें फिल्म निकलती है, बड़ी अच्छी लगती है देखने में। वहाँ के लोग कितने रूप में यूज करते हैं उसको। जो उसका स्टेम होता है बिल्कुल एकदम सीधा चला जाता है। जबकि यहाँ के जो देवदार है या चीड़ है या जो साइकस वगैरह के जो पौधे हैं, गिंगो बाइलोबा, जो ऊंचे इलाकों में रहते हैं, वो मैदानी इलाकों से कम है। जितना हम साउथ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जितना हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जितना हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वहाँ के पत्ते क्या रहेंगे? इन पत्तियों के, उन पौधों के पत्ते जो चौड़े रहेंगे। तो वहाँ का फिलोरा अलग था, यहाँ का फिलोरा अलग है। ठीक है ना। तो ये भी अध्ययन करने में बड़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फिलोरा। चलिए, एक होता है कैटालॉग। क्या होता है? कैटालॉग। ठीक है। ये क्या है? ये है कैटालॉग। कैटालॉग क्या है? एक छोटी सी बुक है ये क्या है? एक छोटी सी बुक है। और इस बुक में क्या करते हैं हम? इस बुक में हम क्या करते हैं? तो कैटालॉग है, तो कैटालॉग में क्या है? एक ऐसी बुक रहेगी, एक ऐसी बुक है कैटालॉग, जिसमें एक छोटी बुक रहेगी कैटालॉग। उसमें वनस्पतियों की जो बुक्स हैं, उनके टाइटल, उनके ऑथर, हमें किसी वनस्पति की जो क्या करना है? अध्ययन करना है। तो हम कैटालॉग की मदद से क्या कर सकते हैं? उस कैटालॉग में हमको बहुत सारी बुकों के राइटर, जो ऑथर, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो उनके पब्लिकेशन, समझ रहे हो ना, और उन बुक्स के जिस पर वो लिखी गई जो टाइटल है, वो ऑथर, पब्लिकेशन, सबका हमको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
इसको बोलते हैं कैटालॉग। मैनुअल में क्या होता है, एरिया वाइज किसी भी स्पीशीज का जो डिस्क्रिप्शन होगा, किसी भी एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं उनका स्पीशीज वाइज जो डिस्क्रिप्शन होगा वो मिलेगा हमें मैनुअल्स में। और एक और होता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में हम केवल किसी भी एक टैक्सोन का डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है ना, किसी एक स्पीशीज का क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारी, ये जितनी भी थी ये थी टैक्सोनॉमिक एड्स हमारी, ठीक है। तो आज जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हो गया आज यहाँ फिनिश लिविंग वर्ल्ड वाला। और इसका जो अगला भाग है चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि हम इस चैप्टर के बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लें, क्योंकि जो सेल है, सेल को पहले समझना बहुत जरूरी है। और जब हम सेल समझ लेंगे तो हम सभी जो टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी चैप्टर हैं, हम सबको समझ सकेंगे आसानी से। हो सकता है कि अगले चैप्टर में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ले लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।